मैंने इसी क्राइम तक में आपको बहुत सारी फांसी की कहानी सुनाई। मैंने ये भी बताया कि 3, 4 या 5, बल्कि अगर निर्भया के 4 को एक साथ जोड़ूँ 7, 8 फांसी तो मैंने खुद कवर किया अपने करियर में क्राइम रिपोर्टिंग के। तो ऐसी फांसी की कहानी मैंने भी नहीं सुनी कभी। और मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने इस कहानी की फरमाइश भी की थी। इत्तेफाक से आज मैं चूँकि दफ्तर भी नहीं आ रहा था तो वो लेना भूल गया नाम, तो मैं कल ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ये कहानी उन्होंने फरमाइश की थी और ये कहानी अपने आप में बेहद झकझोरने वाली है। अब जानवरों को लेके बहुत सारे कानून हैं। आप फिल्में आप देखते होंगे तो शुरुआत में आता है कि इस फिल्म में किसी भी जानवर के साथ कोई जुल्म नहीं किया गया, उनको नुकसान नहीं पहुँचाया गया। अब एनिमल राइट्स और ये सारी बातें होती हैं, लेकिन ये कहानी 105 साल पुरानी है, 105 ईयर्स ओल्ड। एक जानवर को फांसी देना, वो भी हज़ारों लोगों की मौजूदगी में, और फांसी एक शख्स के कत्ल के लिए। अब इंसानों का कानून इंसानों पर तो चलता है, ये समझ में आता है। जैसे जंगल का कानून इंसानी बस्ती में नहीं चल सकता, तो इंसानों का कानून जानवरों पे कैसे लागू हो सकता है? दोनों अलग चीज़ें ना। जानवर आपकी ज़ुबान समझते हैं, ना आपकी तहजीब, ना कल्चर। लेकिन ये हुआ, और वो भी कहाँ हुआ? जो अपने आप को सबसे ताकतवर देश मानता है, यही अमेरिका। इसी अमेरिका में एक हाथी को फांसी दी गई, बल्कि वो हाथी भी नहीं थी, फीमेल थी, तो हथनी भी बोलते हैं हम लोग जैसे। एशियन एलिफेंट थी एक, इसका नाम था मैरी। 1894 में मैरी का जन्म हुआ, इस हथनी का, और ये एशियन प्रजाति की थी। कहते हैं कि इसका वेट करीब करीब 5000 kg था, और 22 साल तक ये जिंदा रही सिर्फ, क्योंकि 22 साल की उम्र में इस हथनी को फांसी दी गई थी। कहानी है 1916 की, 1916 की। वर्जीनिया के पास अमेरिका में एक इलाका है जिसका नाम है टेनेसी, और इसी टेनेसी में एक सर्कस, उसके इलाका एक और है, उसका नाम है इरविन शहर। इरविन की एक और चीज़ आपको कहानी के आखिर में बताऊंगा, याद रहा तो एक उस ज़माने में 1916 में एक सर्कस पहुंचता है इस इरविन शहर में। पहले याद होगा आपको, बहुत सारे सर्कस वाले एक शहर में आते थे और महीने अपना तंबू गाड़ कर रखते थे, और उसमें रशियन सर्कस, जैसे मुझे तो कुछ नाम भी याद है, जेमनी सर्कस, आप में से बहुत सारे लोगों को देखा होगा। अब पता नहीं, बहुत ज़माने से सुना नहीं है, छोटी छोटी जगहों पे शायद हो तो हो, लेकिन पहले बड़े बड़े सर्कस वाले आते थे और पूरा एक मेला का समा होता था। बड़े से मैदान में वो तंबू लगता था, फिर लाउड स्पीकर पे गाना बजता रहता था, फिर टिकटें लगती थी, फिल्मों की तरह शो होते थे वहाँ पे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, इस तरह की। स्टेज पे हाथी होते थे, जानवरों के करतब होते थे, मौत का रिंग होता था। मैंने ऐसे 3-4 सर्कस देखे हैं, मुझे याद है। तो अब शायद ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है सब कुछ, क्योंकि अब तो एक तो सर्कस में भी आप जानवरों पे इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उस पर बहुत सारे कानून बन गए, तो शायद इसलिए भी डरते हैं लोग। और सर्कस क्या होता था? एक पूरा परिवार होता था जो उसमें काम करते थे, सैकड़ों लोग होते थे, गार्ड से लेके मालिक, मैनेजर, स्टाफ, कलाकार, एक्टर, जानवर, और एक जगह से दूसरी जगह इनका जाना आना, मतलब एक अजीब मंजर, एक अजीब माहौल होता था। अब वो धीरे धीरे शायद लुप्त हो गया है। तो 1960 की बात है, टेनेसी के इस इलाके में एक जगह था इरविन। इरविन से करीब 40 किलोमीटर दूर किंग्सपोर्ट नाम का एक छोटा सा कस्बा या इलाका है, किंग्सपोर्ट। वहाँ पे एक सर्कस लगा। इस सर्कस का नाम था स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शोज, और इसका मालिक था स्पार्क नाम का एक शख्स, सर्कस का ओनर था। तो ये 1916 में सितंबर का महीना था, सितंबर के पहले हफ्ते में ये पहुंचता है किंग्सपोर्ट, और वहाँ पे अब इसको सर्कस अगले एक हफ्ते में शुरू करना था। पूरी टीम, सारे कलाकार, सारे सब कुछ पहुँच गए। पर इस सर्कस की एक जान हुआ करती थी, जो इसका मेन मतलब लीड, और वो थी मैरी, ये हथनी। मैरी जहाँ जहाँ पे भी सर्कस में परफॉर्म किया, लोग उसके दीवाने हो गए थे, क्योंकि वो 20-25 तरह के धुन निकाल लेती थी अपने मुंह से, संगीत की समझ थी, वो बेसबॉल खेल लेती थी, और सूंड से वो अपने सारे धुन और म्यूज़िक निकालती थी। तो बहुत सारे उसके थे, और ख़ासतौर पे बच्चे बड़े खुश होते थे। तो मैरी इस सर्कस की मेन जान थी, और काफ़ी पॉपुलर हो गई थी उस वक्त अमेरिका में, मैरी का नाम। तो अब ये किंग्सपोर्ट पहुंचते हैं। इसी दौरान में किंग्सपोर्ट पहुंचने के बाद होता ये कि जो मैरी का महावत था, जो उसको कंट्रोल करता था, जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, उसको महावत कहते हैं,
वो महावत अचानक स्पार्क जो मालिक था सर्कस का उसके साथ कुछ अनबन हो जाती है और वो नौकरी छोड़ के चला जाता है। अब वो अचानक नौकरी छोड़ के गया, सर्कस एक हफ्ते में शुरू होना है। स्पार्क के लिए बड़ी मुश्किल कि क्या करे, कहाँ से महावत ढूंढे और कौन कंट्रोल करेगा मैरी को, कौन नहलाएगा, कौन खिलाएगा, कौन जो है उसकी देखभाल करेगा। अब ये ऐसी परेशानी में था इस सर्कस का मालिक कि तभी उसने फिर कहा था कुछ लोगों को, देखो महावत कोई मिले तो। एक नौजवान पहुंचता है वहाँ पे करीब 38 साल का, जिसका नाम था वॉल्टर एल्ड्रिज। वॉल्टर एल्ड्रिज पहुंचता है स्पार्क के पास और कहता है कि मैं इस हथनी का महावत बनूंगा, आप मुझे नौकरी दे दो। अब वॉल्टर एल्ड्रिज की कहानी ये थी कि एक होटल में काम करता था और किसी वजह से इसको होटल वालों ने निकाल दिया, तो जहाँ काम करता था वहीं रहता भी था, तो आसरा भी वहीं था, होटल में कमरा मिल गया था। लेकिन नौकरी चली गई, ये न सिर्फ बेरोज़गार हुआ बल्कि बेघर भी हो गया। अब ये नौकरी ढूंढने लगा, इसको किसी तरह पता चला कि इस सर्कस का महावत चला गया। अब इसे ये था कि कहीं से भी एक छत मिल जाए, एक अदद नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी चले, और इसे पता था कि सर्कस में काम करने का मतलब है कि सर्कस में रहने के लिए छत भी मिलेगा। तो ये पहुंच जाता है मालिक के सामने। उधर जो स्पार्क था कि ये प्रॉब्लम थी कि भैया सर्कस शुरू होना है, महावत छोड़ के चला गया, मैरी की देखभाल कौन करेगा। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए एल्ड्रिज को नौकरी पर रख लिया जाता है। इसके बाद अब एल्ड्रिज थोड़ा सा झूठ भी बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उसको बेसिक बताया जाता है कि देखो इसको खाना खिलाना है, इसको पिलाना, पानी टाइम पे देना, और कंट्रोल में रखने के लिए फिर उसको एक टेक्निकल बात बताई जाती है कि जो हाथी का कान होता है वहाँ पे एक भाला होता है, तो आमतौर पे अपने यहाँ भी कई होता है वो डंडे में ही नुकीला वो बना लेते हैं, तो उसके सर के पास या कान के पास चुभ होते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे, आपकी बात माने। मतलब हाथी या हथनी को कंट्रोल में रखने के लिए अगर उसको सीधे ले जाने, दाएं बाएं जा रहे, तो आप उसको अगर राइट की तरफ जा रही है और अगर आप उसके फिर राइट कान में चुभोते हैं तो फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। तो ये सारी उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि तुमको इसको बस इस भाले का इस्तेमाल करना जब सिर्फ इसको कंट्रोल करना हो, और बाकी खाना खिलाना है, पानी पिलाना है वक्त पे। एल्ड्रिज तैयार हो जाता है। 2-4 दिन निकल जाते हैं, वो हथनी के साथ रहता है, मैरी के साथ, सब कुछ ठीक ठाक था। अब ये हुआ कि ये बात थी 11 सितंबर की, जब वो आया नौकरी पे। 2 दिन निकल गए। अब 13 सितंबर को सर्कस के मालिक ने ये कहा कि चलो सर्कस को अब शुरू होना है, शायद 15 से शुरू होना था, तो अब इसके हम लोग प्रचार करते हैं। तो पहले ये होता था कि सर्कस के बारे में जगह जगह पोस्टर लगते थे, लाउड स्पीकर पे अनाउंस होता था कि आपके शहर में फलाना सर्कस, ये वो, आइए देखिए ये कलाकार। तो इन्होंने कहा कि एक परेड निकालते हैं शहर में, इसी किंग्सपोर्ट में, कि यहाँ पे ये सर्कस शुरू हो रहा है, स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शोज़। तो उस परेड में सारे सर्कस में हिस्सा लेने वाले कलाकार और जो बाकी उनका था अपना रिसोर्स, उसको नुमाइश के लिए सड़क पे निकाल देते हैं परेड में। और इस परेड में भी मुख्य जो इनकी जान थी, लोगों को खींचने आकर्षित करने वाली, वो मैरी हाथी थी। क्योंकि इसके बारे में लोगों ने सुना था कि ये बड़ी टैलेंटेड है, सूंड से 25 तरह के धुन निकालती है, बेसबॉल खेलती है, इसके अलावा डांस करती है, दोनों पैर पे उठा के खड़ी हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो थी। तो अब 13 सितंबर बल्कि 11 सितंबर को ये सारी चीज़ें तय होती हैं, और 13 सितंबर की, बल्कि 13, मैं थोड़ा सा डेट में कंफ्यूज हो रहा, हाँ 11 को होता है। 12 सितंबर को ये होता है कि अब परेड निकालनी है। अब 12 सितंबर को परेड निकल रही है इसी किंग्सपोर्ट शहर में। परेड के दौरान में अब एल्ड्रिज जो है वो मैरी के ऊपर बैठा हुआ है, परेड निकल रहा है, सड़क किनारे लोग हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसी दौरान में चलते चलते मैरी को सड़क किनारे एक तरबूज का टुकड़ा दिख जाता है। अब हाथी तरबूज वरूज बहुत खा लेते हैं, तो मैरी को जब वो तरबूज का टुकड़ा सड़क पे पड़ा हुआ दिखाई दिया तो वो सीधे जाने के बजाय उस तरबूज की तरफ मुड़ने लगी। उसे तरबूज खाना था। इस बात से ऊपर एल्ड्रिज बेखबर था। अब वो उसको सीधे ले जा रहा है क्योंकि परेड सड़क पे है, वो राइट हो रही है तरबूज उठाने के लिए। उसने उसको 3-4 बार कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर उसने उसी तरीके का इस्तेमाल किया। उसने भाला जो है वो उसके कान में चुभाना शुरू किया ताकि वो राइट से लेफ्ट की तरफ चले, लेकिन पेशेंस नहीं रखा। उसमें ये होता है कि आपने 1-2 बार किया, फिर नॉर्मल किया। उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से एक साथ कम वक्त में 3-4 बार मैरी के कान में भाला चुभा दिया। मैरी को आ गया गुस्सा, और चूँकि पुराना महावत उसके हर चीज़ से वाकिफ़ था, उसकी हर
बात, गुस्सा, सब कुछ मालूम था उसे। इसे कोई जानकारी भी नहीं थी, ना ये प्रोफेशनल महावत भी था। तो जब उसने ये हरकत की, मैरी को गुस्सा आया और मैरी ने अपना सूंड उठाया, जो आई विटनेस है सब बताते हैं, सूंड उठाकर अपने पीछ ऊपर बैठे हुए एल्ड्रिस को वो पकड़ती है और उसके बाद हवा में उछाल देती है। उछालने के बाद वो नीचे गिरता है। फिर कहते हैं कि वो अपना एक पैर उसके सर पर रख देती है। एल्ड्रिस के मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये सब कुछ हुआ, चूँकि ये परेड था, पूरे सर्कस का शहर में निकला था, सैकड़ों लोग सड़क किनारे थे, देख रहे थे, और उन लोगों के सामने एल्ड्रिच को मैरी ने मार डाला। एल्ड्रिच की मौत हो गई। लोग दहशत में आ गए। कुछ तो इतने घबरा गए कि उन्हें लगा कि ये आदमी पागल हो गई है। उनमें से एक के पास पिस्टल था। उसने उठाया और कहते हैं कि उस मैरी का निशाना लगा के उसने कई गोली चला दी, लेकिन वो गोली से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मोटी चमड़ी थी, शायद पिस्टल उतना पावरफुल या उतना कारगर नहीं था, तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन तब तक लोग बदहवास हो गए, भागने लगे। किसी तरीके से फिर मैरी को कंट्रोल किया गया और वापस ले जाया गया। लेकिन इस दौरान अब शहर में भीड़ जमा हो गई और उन्होंने एक ही आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि मैरी को मार डालो, मैरी को मार डालो। अच्छा, ये उस वक्त तक 1916 की आपको बात बता रहा हूँ। भीड़ तंत्र बहुत हुआ करता था, मतलब भीड़ ही हिसाब करती थी, भीड़ ही इंसाफ करती थी। सभ्य समाज वाला नहीं था कि अगर कोई चोर पकड़ा तो भीड़ ने एक फैसला सुना दिया, फरमान सुना दिया, जैसे अपने यहाँ पंचायत में कई बार होता है। तो भीड़ तंत्र था। तो भीड़ से आवाज़ आनी शुरू हो गई कि मैरी को मारो, क्योंकि इसने एक इंसान की जान ली है और मौत का बदला मौत। अब गुस्सा बढ़ता गया लोगों को, यहाँ तक हो गया कि कहा गया कि अगर मैरी को नहीं मारा जान से तो फिर ये सर्कस इस शहर में चलने नहीं देंगे। अब सर्कस का मालिक इस बात परेशान हो गया। उसे लगा कितना कुछ पैसा लगा रखा है, इतना बड़ा ताम झाम लाओ लश्कर लेकर शहर आए एक दूसरे शहर से, और यहाँ सर्कस अभी चलना है 1-1.5-2 महीना, और एक हथनी की वजह से अब ये सब कुछ बर्बाद, सर्कस बंद, तो उसका नुकसान बहुत हो जाएगा। तो उसे लगा कि इस नुकसान से अच्छा है कि मैरी की कुर्बानी दे दें। अब इसके बाद लोग, फिर वहाँ के जो शहर के लोग थे, जो नेता थे, जो करता धरता थे, उन्हें भी लोगों की भीड़ और गुस्से का पता चला। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सर्कस का मालिक तैयार हो गया। उसने कहा मैरी को हम सज़ा देने के लिए तैयार हैं, आप बताओ। अब ये बात होने लगी कि मैरी को कैसे सज़ा दी जाए, पर देनी मौत की सज़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि इसको रेलवे ट्रैक पे ले चलते हैं और 2 गाड़ियों के बीच में दोनों पैर बांध देते हैं और दोनों गाड़ी उल्टी दिशा में चला देते हैं। मतलब एक इधर जा रही है गाड़ी, एक इधर, और बीच में मैरी बंधी हुई है, तो जाहिर सी बात है वो टुकड़े हो जाएंगे। कुछ ने कहा नहीं, इसको करंट दे के मारते हैं। गोली का असर कुछ लोग देख चुके थे, उन्होंने कहा गोलियां बहुत बर्बाद होंगी। तो मौत के तरीक़ों पे अलग अलग डिस्कशन होने लगा, कोई तरीका पसंद नहीं आया। इस दौरान में अचानक सर्कस का मालिक स्पार्क जो था, चूँकि वो शोमैन था, सर्कस एक तरह का शो बिज़नेस है, तो अचानक उसे आया कि मैरी को मौत तो देनी है, नुकसान भी ना हो सर्कस का, तो क्यों ना मैरी की मौत को भी फ़ायदे में बदल दें। कहते हैं इसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैरी को फांसी देते हैं, और ये फांसी पब्लिकली देते हैं और शहर के लोगों को बुलाते हैं। तो शहर के लोग देखेंगे, इसके बाद उस मैरी के ज़रिए सर्कस को याद रखेंगे और फिर सर्कस देखने आएंगे। तो एक जानवर की मौत को भी एक तमाशा बनाने का एक मालिक के दिमाग में आइडिया आया, और उसने फिर शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों से बात की, और फिर मैरी की मौत कैसे होगी इस पर मुहर लगी कि मैरी को फांसी होगी। अब सवाल ये है कि मैरी का वज़न करीब 5000 kg, 5000 किलो, तो उसको फांसी कैसे दी जाए, इतना मजबूत फंदा कैसे होगा, कहाँ लटकाया जाए। इस किंग्सपोर्ट शहर में ऐसी कोई व्यवस्था, इंतज़ाम नहीं था जहाँ मैरी को फांसी दी जा सकती थी। फिर किसी ने बताया कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर इरविन शहर है। इरविन शहर में उस वक्त एक रेलवे यार्ड है, और उस वक्त नया नया वो रेलवे पूरा बन रहा था स्टेशन, तो वहाँ पे बड़े बड़े क्रेन रखे हुए थे जो ट्रेन के डब्बों को उठाते थे और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, और रेल यार्ड बन रहा था। और उसमें एक क्रेन ऐसा था जो मतलब आराम से करीब 50,000 टन भी, यानी कि 50,000 किलो या ये भी उठा सकता था, या उससे भी ज़्यादा वज़न की चीज़ें। तो ये तय हुआ कि क्यों ना इरविन शहर चला जाए और इरविन शहर में मैरी को फांसी दी जाए।
इसके बाद अब किंग्सपोर्ट से मैरी को 12 सितंबर की शाम को ही इरविन के लिए ले जाया जाता है। इरविन पहुंचने के बाद 13 सितंबर की दोपहर का वक्त तय किया जाता है मैरी की फांसी का। वहाँ ले जाने के बाद रेलवे यार्ड में ले जाते हैं। रेलवे यार्ड में इरविन के करीब 2,500 लोगों की भीड़ थी। 13 सितंबर 1916 की तारीख थी। 2,500 की भीड़ रेलवे यार्ड में मौजूद। मैरी को ले जाकर ट्रेन की बोगी से बांधा गया। उसके बाद उस क्रेन के करीब ले जाया गया। एक बड़ा सा चेन मैरी यानी कि इस हथनी के गले में डाला गया और क्रेन को अब ऊपर उठाना था। वज़न 5,000 किलो। पहली बार में जब उठाया गया तो करीब 5 फीट, सिर्फ ज़मीन से 5 फीट ऊपर ही क्रेन गया, ये मैरी गई तो उतनी देर में चेन टूट गया क्योंकि वज़न ज़्यादा था और मैरी नीचे गिर पड़ी। कहते हैं वो 5 फीट ऊंचाई से जब गिरी तो उसकी कूल्हे की हड्डी वड्डी सब टूट चुकी थी और उसको अब दोबारा खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन भीड़ तंत्र का हिस्सा थी और खुश थी। एक जानवर को इस तरीके से सरेआम फांसी देते हुए शायद इंसानी इतिहास में पहला मौका होगा जब इस तरह से एक हाथी को फांसी दिया जा रहा। तो वो खुश थी जब वो गिरी। अब वहाँ पे बाकी जो लोग वो परेशान कि ये क्या हो गया, लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद दोबारा एक और मजबूत और मोटे चेन का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद फिर से अब वो तड़प रही है मैरी, गिरी हुई लेकिन बंधी हुई है, बेबस भी है। और कहते हैं कि उस वक्त जो उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, जो उसकी दहाड़ें और वो जो चीख थी दर्द भरी, वो लोगों के कान फाड़ रही थी। लेकिन फिर भी तमाशा जारी था। इसके बाद और मजबूत जंजीर मंगाया गया, दोबारा से मैरी के गले में डाला गया और इस बार फिर क्रेन ने उस गले में जैसे ही जंजीर कसा, क्रेन ने मैरी को हवा में उठाया। इस बार मैरी करीब 15 फीट ज़मीन से ऊपर थी और अगले 45 मिनट तक वो हवा में झूलती रही। 45 मिनट के अंदर जब लोगों को यकीन हो गया कि अब वो बिल्कुल शांत हो गई है, दम निकल चुका है, फिर क्रेन धीरे धीरे नीचे आता है। मैरी मर चुकी थी। उसके बाद उसी शाम इधर मैरी की इस फांसी की तैयारी और बाकी चीज़ें चल रही थी। उसी रेलवे यार्ड के करीब एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जा रहा था और वहाँ ले जाकर मैरी को दफना दिया गया। मैरी की मौत की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। 1916 के बाद वक्त बीता, बहुत सारी चीज़ें आई, जानवरों को लेकर कानून बने। लेकिन आज भी जब लोग अमेरिका के इस इरविन शहर में जाते हैं, तभी ये लेटेस्ट बहुत सारे आर्टिकल में आया हुआ था। तो जब वो पहुंचते हैं इरविन, और ख़ास तौर पे जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जब वहाँ पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि ओके, ये वही इरविन शहर है जहाँ हाथी को फांसी दी गई थी। तो लोग इसको अब बदनामी के तौर पर लेते हैं, मतलब एक दाग है उनके शहर के ऊपर कि एक ऐसा शहर है जिसने एक जानवर को इस बेदर्दी से फांसी दी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं, ये पूरा उस वक्त हुआ होगा। लेकिन इस शहर के साथ ये बदनुमा दाग आज भी है कि एक बेजुबान जानवर, एक हाथी को इस तरीके से सरेआम पब्लिक के सामने फांसी दी गई। मर्डरर्स मैरी के नाम से भी ये पूरी कहानी बहुत ही हर जगह सुनाई जाती है, सुनी जाती है। लेकिन आज भी जब भी कोई ये कहानी सुनता है तो उस वक्त के उन लोगों के जो वो इंसान मौजूद थे सब, उनके ऊपर ये लगता है कि कैसे इतनी जालिमाना तरीके से एक जानवर को इंसानी कानून के तहत मौत की सज़ा दी जाए, जिसका उस कानून से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हुआ और ये इकलौता मामला है इस दुनिया में जब किसी हाथी को फांसी दी गई हो। तो ये थी कहानी मैरी की फांसी की। अब आपसे मुलाकात होगी कल और उम्मीद है मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। और एक बार फिर से आप लोगों से 3 दिन तक कहानी में गायब रहा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों ने इतना मेल करके पूछा उसके लिए शुक्रिया भी। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।